मेरी शादी जब हुई, वहाँ जाने के बाद विद इन 15 डेज मुझे बहुत तिरस्कार मिला वहाँ से। उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था। मुझे बिल्कुल हटा दिया गया नौकरी से और मेरे साथ मारपीट सब चीज़ें होती थी। जब उनको ये पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, उस दौरान उन्होंने मुझे मेरे घर भेज दिया और ये कहा गया कि ये बच्चा हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वहीं से ही किसी का है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। पत्री जी कहते हैं, ध्यान से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मुक्ति। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिनकी ज़िंदगी ध्यान ने बदली और जो ध्यान से लोगों के जीवन में कई बदलाव ला रहे हैं। तो ध्यानियों की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रेखा भारद्वाज जी। रेखा जी जो कि 7 साल से ध्यान में जुड़ी हुई हैं और 6 साल से योगा भी सिखा रही हैं। तो चलिए हम सब मिलकर रेखा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। वैसे तो सोनिया जी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी। मेरा बचपन बड़ा ही परिस्थितियों से घिरा हुआ था क्योंकि हम 5 बहनें और एक भाई, और मेरे जो पापा थे वो 4 भाई थे। जी। मेरे दादाजी जो कि गांव में बहुत ही रुतबे वाले और एक मास्टर थे, ओके। वो टीचर थे। जब उस टाइम पे उनको हेडमास्टर बोला जाता था। जी। उनके थ्रू हम बहुत बढ़िया एजुकेशन ले पाए, क्योंकि गांव में क्या होता था कि लड़कियों को ये बोला जाता था कि ये स्कूल में इनको नहीं भेजना, क्योंकि हमारा जो गांव है वो थोड़ा रूढ़िवादी टाइप के लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी और पापा ज़्यादा एजुकेशन उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे लड़के हम सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी और मैं अपनी लाइफ में ऑनर्स कर पाई, BA कर पाई और MSc कर पाई, और साथ ही योगा से जुड़ी हूँ और अभी योगा इंस्ट्रक्टर बन चुकी हूँ। तो मैं अब थैंक्स कहना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया। रिसेंटली अभी मेरे मम्मी और पापा 1 साल हो चुका है, उनको भी उनके डिवाइन सोल जो कि अपना शरीर त्याग के बहुत आगे जा चुके हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जो कि नरेला के पास बाकनेर नाम से गांव है, वहाँ पर मैं रहती हूँ और वहीं पर एक स्कूल में एज ए इंस्ट्रक्टर मैं योगा कराती हूँ बच्चों को जी। और बच्चों को भी आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस है वहाँ के भी मेरे, और बचपन में मैं भी उसी स्कूल में पढ़ी थी और उसी स्कूल से मैंने एजुकेशन ली थी। सरकारी स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है और मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते थे, लेकिन उनमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट था कि वो शराब पीते थे और उसी करके हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थी। बचपन में हमारा एक घर था जो बहुत ही बड़ा था, जिसमें हम सारी पूरी फैमिली, मेरे चाचा वगैरह, हम सब इकट्ठा जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे और उसी में ही हमने पढ़ाई की। लाइट नहीं आती थी, मोमबत्ती से हम पढ़ाई करते थे और मेरी जो बहनें हैं बड़ी, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, जिनमें से एक तो अभी सरकारी नौकरी पे हैं और बाकी भी अपने जीवन में बहुत खुश हैं। साथ ही बचपन में ये चीज़ें देख के हमें लगा कि हमें सब तिरस्कारी से देखते थे, क्योंकि पापा इंसान तो बहुत अच्छे थे, सबके लिए बहुत कुछ करते थे, पेड़ पौधों से भी प्यार करते थे और खेत का काम भी करते थे, साथ में वो सरकारी नौकरी भी करते थे। वो उस टाइम बिजली विभाग में काम करते थे और वहीं पर कार्यरत थे। उसी दौरान उनको कई बार झटके भी लगे थे
बिजली के पहले खंभों पे वो काम करते थे, बाद में उनकी पोस्ट बढ़ी तो वो अदर डिपार्टमेंट में आ गए थे। अब ये सवाल उठता है कि उस टाइम मेरे जो चाचा और जितने भी लोग थे सभी हमें थोड़ा तिरस्कारी से दिखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी सारी तो फैमिली हो गई है इनकी, ये 5 बहनें हैं, 1 भाई है, कैसे काम चलेगा। उनका यही रहता था कि इनकी जल्दी शादी कर दी जाए। जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरे बारे में ही बोलने लगे थे कि इसकी शादी कर दी जाए क्योंकि फादर शराब पीते हैं। और मेरी मम्मी इतनी मेहनती औरत थी, उन्होंने एक एक खेतों का काम किया, हर काम उन्होंने किया, सबका काम किया। वो सुबह खाना बना के चली जाती थी और जब हम स्कूल से आते थे तो वो हमें नहीं मिलती थी, वो हमें इवनिंग में ही मिलती थी। रात को सारा काम वही करती थी, खेतों का जो गेहूँ काटना और गेहूँ बोना, फिर गेहूँ को निकाल के लाना, सब कुछ काम वही करती थी। और साथ में हमारे घर में डेयरी थी जहाँ पर भैंस और गायें बनती थी, उनका भी वो काम करती थी। वो इतनी मेहनत करके हम लोगों को पाल रही थी। बस पापा की इस कमी की वजह से वो भी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उन्होंने इतना साथ दिया, पापा मम्मी ने बहुत साथ दिया हम सबका, और इस करके मैं आज यहाँ हूँ। ऐसे ही मेरी एजुकेशन बढ़ती चली गई। जब कॉलेज में जाने लगी तो सब ने रोका, लेकिन माँ बाप ने फिर भी सपोर्ट किया, नहीं आगे बढ़ना है, लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे कम थे, मेरे सभी चाचा चाची सब एजुकेशन पूरी उनकी बढ़िया थी, लेकिन मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो सोच थी ना वो उन पढ़े लिखे इंसानों से काफ़ी ऊपर थी, और इसीलिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैंने अपनी एजुकेशन की, मैं कॉलेज गई, मेरी बहन भी कॉलेज गई बड़े वाली, और ऐसे ही हम पढ़ाई में आगे बढ़ते चले गए। तो आप अपने घर की सबसे छोटी बेटी हैं? नहीं, मैं छोटी से बड़ी हूँ। तो आप 4th नंबर की बेटी हैं? यस, मैं तो 4th जैसे नंबर कि आपने बताया कि आपका जो पास्ट है, जो आपका परिवार है, बहुत संघर्षों से भरा रहा है आपका जीवन। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एजुकेट हुआ, आप कॉलेज आए, तो कितने संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली मैम क्या होता था कि लड़कियों को दबाया जाता था जी, उस टाइम पर भी, और मैं इतना डरने वाली लड़की थी, मेरे अंदर इतना खौफ था, मुझे इतना डर लगता था कि मैं किसी पुलिस वाले को भी देख लेती थी तो मुझे डर लगता था। वो भय, वो डर इतना ज़्यादा बैठ गया था मेरे अंदर कि मुझे लगा कि मैं कॉलेज में नहीं जा पाऊँगी। मुझे खुद भी ये लग रहा था। पहले मुझे एक गर्ल्स कॉलेज में डाला गया जहाँ पर मुझे मेरे पसंद का कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। वहाँ मैं डिमोटिवेट हो गई, लेकिन फिर भी दूसरी जगह फॉर्म भर रखा था और वहाँ पर कोएड कॉलेज था, क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे वहाँ पर मैं डील कर पाऊँगी, क्योंकि एक होता है ना कि हम बचपन से जिस माहौल में आ रहे हैं हम उसी में ही ढल जाते हैं। फिर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, भगवान की दया से सब अच्छा रहा और बहुत अच्छे से मेरी एजुकेशन हुई। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब मैं 12th करके कॉलेज में आई, उसी दौरान मेरे पापा जी ने बिल्कुल शराब छोड़ दी थी। वो इंसान तो अच्छे थे ही, जो उनके अंदर कमी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, और कई बार उनको उसी की वजह से 2 बार अटैक भी आया। और फिलहाल फिर मेरी शादी कर दी गई। शादी से पहले मैंने जॉब भी की, मैंने स्कूल में भी जॉब की क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ था। फिर मैंने एक बैंक में काम किया। बैंक में काम करते करते मेरी प्रमोशन हुई, और प्रमोशन के बाद साथ ही साथ मेरी शादी का प्रस्ताव आया। और मेरी शादी जब हुई 2012 में नवंबर में मेरी शादी हुई थी। वो लोग अच्छे लग रहे थे उस टाइम पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद विद इन 15 डेज़ मुझे बहुत तिरस्कार मिला वहाँ से। वो दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगे, हर चीज़ के लिए मुझे ताने देने लगे, इवन गाली गलौज करना, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहना। मैंने इतना वहाँ पे सहा, फिर भी मुझे लगा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर
वही चीज़ें शुरू कर दी। उन्होंने फिर से यही बात बोलना शुरू किया कि नौकरी पर नहीं जाएगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मैं कहीं और ना चली जाऊं, कामयाब ना हो जाएं आप। कामयाब ना हो जाऊं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे, और शादी से पहले जब रिश्ता हुआ तो उन्होंने हमें झूठ बोला कि वो स्कूल में कार्य करता है। लेकिन वो झूठ पे झूठ बोलते गए और हम सहते गए। मेरे घर वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि वो भी ये सोच रहे थे कि नई शादी हुई है। उन्होंने कहा ये जैसा कहते हैं वैसे करती चली जाए। अभी मैं आपके आगे बोल रही हूँ, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था। मुझे बिल्कुल हटा दिया गया नौकरी से। मैं कभी फ़ोन नहीं रखती थी, मुझे फ़ोन भी नहीं दिया गया था, और मेरे साथ मारपीट सब चीज़ें होती थी। मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे जो मुझे कभी मैंने ज़िंदगी में किए नहीं। मेरी मम्मी खेती बाड़ी करती थी, मैंने उनको देख रखा था कोई भी काम करते हुए। तो ससुराल में जब वो चीज़ें मेरे सामने आई, क्योंकि हम तो पढ़ाई में रहते थे, मम्मी हमसे इतना काम कुछ कराती नहीं थी, वो खुद ही मेहनत इतना करती थी। लेकिन वहाँ पर जब मेरे सामने वो चीज़ें आई तो मैंने की। मैंने एक अच्छी बहू होने का जो बखूबी रोल है वो मैंने पूरा अच्छे से निभाया। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से। करते हुए ऐसे ही 2014 में मैंने एक अपने बेटे को जन्म दिया, और उस दौरान भी उन्होंने, जब उनको ये पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, उस दौरान उन्होंने मुझे मेरे घर भेज दिया, और ये कहा गया कि ये बच्चा हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वहीं से ही किसी का है। मेरे घर में मुझे वहाँ 2.5 महीने हो गए और मुझे कोई लेने नहीं आया। हमारे घर से बार बार फ़ोन किए जा रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप लेके क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन वो ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, वो लेने के लिए नहीं आ रहे थे। अब ये एलिगेशन भी लगा दिया था। मेरे भाई ने बोला कि इतने दिन नहीं हुए हैं, बच्चे को अबॉर्ट करा देते हैं, कहीं और शादी कर देंगे कि लाइफ आगे चली। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं है, मैं ये पाप तो नहीं कर सकती। और जब उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया है और मैंने अगर ऐसा काम कर दिया तो वो तो सच हो जाएगा ना, उनकी बातें सच हो जाएगी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा मैं बच्चे को जन्म भी दूंगी और डीएनए भी कराऊंगी, उनको बताऊंगी भी ये किसका बच्चा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर भी मैं लड़ती रही, क्योंकि मैं यही सोच रही थी, भगवान मेरे में हिम्मत इतनी है कि आप दे रहे हो और मैं ले रही हूँ, और मैं करती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। मुझे 5वां महीना लगा, और 5वें महीने में किसी के थ्रू वो लोग आए, पूरी पंचायत लेके वो आए थे। और उस टाइम पे मैंने अपनी सारी बातें उनके बीच में रखी। मैंने सबको यही बोला कि एक बेटी समझ के मेरी बातें सुनना, कि ये मेरे साथ कैसे क्या बर्ताव करते थे, क्या इन्होंने किया मेरे साथ, वो सब चीज़ें मैंने उनको बताई। लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। वो लड़के के ही पक्ष में थे, और मेरे घर से इधर जो मेरे चाचा ताऊ ये सब भी मेरा सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी करके कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ही दबा दिया गया और मुझे उनके साथ भेज दिया गया। दोबारा से मैं उनके पास चली गई। अब वहाँ से तो मुझे वो अच्छे से ले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से वही बातें, तिरस्कार और ये सब चीज़ें। मैं अपने घर पे थी तो मैं प्रॉपर दवाइयाँ ले रही थी, ट्रीटमेंट मेरा अच्छे से चल रहा था। वहाँ जाने के बाद मुझे कोई दवाई नहीं दिलाई गई, क्योंकि वो यही सोचते थे कि बच्चे के साथ ये भी ख़त्म हो जाए। वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खिलाते रहते थे ताकि मैं बच्चे के साथ ही मर जाऊँ। फिर भी मैंने बहुत उनका काम किया, सब कुछ किया। और फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल है सरकारी, जब मैं बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पर एक छोटे से बेड पर, सिंगल बेड पर 4 औरतें और 4 बच्चे, वहाँ बैठने तक की भी जगह नहीं थी। मैंने वो चीज़ें वहाँ झेली। मुझे कोई देखने नहीं आया अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
मैंने पता नहीं कैसे अपने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने से पहले मैंने एक औरत को मरे हुए बच्चे को जन्म देते हुए देख लिया। तो वो चीज़ मेरे माइंड में ऐसे ही चली गई कि मैं आज तक नहीं भूल पा रही थी उनको। कैसे भी करके भगवान ने मेरे बच्चे को अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बच्चा हो गया। और ये काफ़ी टाइम बाद आए, जब मेरे घर वालों ने इनको कहा, सुनाया, तब ये लोग मुझे देखने आए। और 3-4 दिन तक मैं वहीं रही, बहुत बुरी हालत में। वहाँ इतने सारे डॉक्टर घूम रहे थे, मैं उनको, वो मेरे साथ भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे। और मैं वहाँ पे ऐसे मेरे आंसू निकल रहे थे कि मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करती थी, क्योंकि मैं भी ऐसी लग रही थी वहाँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी। मैं एक पैर से चल नहीं पा रही थी, पूरा पैर मेरा ऐसा हो गया था कि शायद मेरे को पैरालाइज हो जाता। लेकिन मैं फिर भी मेहनत करके अपना जो भी दवाइयाँ लेके मैं ठीक हो गई। फिर वो मुझे घर ले गए, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, और ऐसा ही मेरा बेटा 2 साल का हुआ था, उन्होंने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी का फ़ोन लेके अपने घर पर किसी को बता दूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इवन मेरे जो हस्बैंड थे, उन्होंने फिज़िकली भी मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, क्योंकि वो खुद मेरे सामने ही मुझे ऐसे बोलते थे कि तुम यूज़ करने की चीज़ हो, तुम, औरत एक ऐसी चीज़ है बस यूज़ करके और उसको फेंक दिया जाए, तुम यहाँ पर काम करने आई हो और बस मेरे यूज़ के लिए हो। उनकी सोच ऐसी थी। और खुद की उनकी भी बहनें थी, और जब मैं ये आवाज़ उठाती, मैं कहती, तो वो मारपीट करते थे। ऐसी उनकी सोच थी। मेरे को किसी से बात नहीं करने देते थे। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, मैं बड़ा रो रही थी। वो कहने लगे कि तेरी बहनें हैं, वो जा रही हैं, तू क्या करेगी, तेरे भाई है वहाँ पे, वो है, तुम क्या करोगे वहाँ जाके। तो मुझे रोका गया। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी। मैं छुप के फ़ोन भी करती थी तो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग की जाती थी। फ़ोन उन्हीं का घर वाला होता था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं होता था। वो रिकॉर्डिंग करते थे और रिकॉर्डिंग में वो सारी बातें सुन लेते थे, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ को बताएगी ना कि कैसे मैं यहाँ जी रही हूँ, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। तो वहीं पर फिर वो मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, रात भर, कभी 3 बजे, कभी कैसे। और मैं वहाँ पर ऐसे ही करती थी। मैं सुबह 3 बजे नहा धोकर सारा उनका घर का काम करती थी, उनके गाय भैंसों का काम करती थी, चक्की चलाना, सारा काम मैं उनका करती थी, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी कि ऐसा जीवन आ गया है। मैं ऐसा सोचने लगी थी कि बस यही दायरा है मेरा, यही लिमिट है मेरी, और अब यहीं मरना है। क्योंकि घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मम्मी कहीं ना कहीं कर रही थी, मम्मी पापा, लेकिन उनको भी दबाया जा रहा था, क्योंकि समाज में लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि लड़की यहाँ आके करेगी क्या, जहाँ शादी हो गई अब वहीं उसकी लाइफ, वहीं मरना है। तो मैंने खुद भी अपने आप को ये सोच लिया था कि नहीं, अब तो यही दायरा है, यहीं मरना है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने कोई किताब नहीं उठाई। ऐसे करते करते मेरा बेटा 3 साल का होने वाला था, हुआ नहीं था, और उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत झगड़ा किया। और मेरे आगे बहुत ऐसी चीज़ें आई कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर, 5 अफेयर तो मेरे सामने ही आ चुके थे, लेकिन मैं फिर भी उनकी बातों में आ गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं। मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि लड़का लड़की गलत नहीं हो सकते, भाई बहन नहीं है तो दोस्त तो हैं। लेकिन जब मैं कभी उनका फ़ोन देखती नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनका फ़ोन देखा और मैंने कुछ नोटिस किया तो मुझे पता चला कि वो किसी के साथ रिलेशन में है, और काफ़ी दिनों से उनके साथ यही चल रहा था। मैंने कैसे तैसे करके उनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग निकलवाई, क्योंकि वो 12 बजे 1 बजे सारी रात उससे बात करते थे। और इवन मैंने उसके मुंह से ये भी सुना, उसकी जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी, कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। और ये बात उनकी फैमिली को भी पता था, मेरे ससुर और सास को भी पता था। तो क्या हुआ कि 2018 की स्टार्टिंग थी और मेरे ससुर को
कैंसर हो गया। हमें पता चला रिसेंटली, वो पुलिस विभाग में थे। उनको कैंसर हुआ तो मैंने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन जब वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि वो खुद चल नहीं पाते थे, खुद कुछ कर नहीं पाते थे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। उस टाइम उनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ और वो मेरी साइड बोलने लगे। उसी दौरान मेरा सेकंड बेबी कंसीव हुआ, तो उस दौरान मेरे ससुर की हालत भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो कभी हॉस्पिटल में, कभी कीमोथेरेपी उनकी चल रही थी, और मैं उनके लिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो पीस पीस के उनको मैं पिला रही थी, खिला रही थी कि कहीं ना कहीं ये बच जाएं। लेकिन उस दौरान जब मेरा सेकंड बेबी था और 5 महीने हो गए थे मुझे, और 5 महीने होने के बाद उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दे दी जिससे कि मेरा अबॉर्शन हो गया। घर वालों ने घर वालों ने, मेरे सास ससुर ने, क्योंकि उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था और उसमें मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे डॉक्टर से पूछा, तो वो लड़की थी। जब मेरा अबॉर्शन हुआ तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि लड़की थी, तो तभी मुझे पता चला कि ये लोग जब अल्ट्रासाउंड किया उसके बाद से ही मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। और हालांकि उस टाइम पे मेरे ससुर बिल्कुल मरने की हालत में थे, और उनके डेथ से पहले, उनकी डेथ 2018 में फरवरी में हुई थी, और उससे 1 हफ्ता पहले मेरा अबॉर्शन हुआ। और उस अबॉर्शन के बाद मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई। मेरे साथ बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही थी, और उसी दौरान जब मेरे ससुर गुजरे तो इन्होंने उनके जाने के 5 महीने बाद फिर से वही चीज़ें शुरू कर दी। बाहर किसी औरत के साथ घूम रहे थे, हर चीज़ ऐसे कर रहे थे, और दोनों भाई, मेरे जो देवर और मेरे पति, दोनों सट्टेबाजी भी करते थे। जब मैंने ये सब चीज़ें अपनी सास को बताई तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, और जब मैंने उनकी जो डिटेल्स थी फ़ोन की वो मैंने निकलवा के जब उनको उनके सामने रखी तो भी उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। इवन मैंने खुद उस लेडीज़ को अपने हस्बैंड के साथ देखा। मैं कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, मुझे जाने नहीं दिया जाता था। गाय का जो हमारी गाय वगैरह का काम मैं करती थी वो सामने ही प्लाट था, बस अपने घर से वहाँ जाना और इधर आना। मैं इससे आगे कहीं अकेली कभी नहीं जाती थी। मेरे घर पे मेरे को नहीं जाने दिया जाता था, बहुत रोक टोक थी। ऐसे ही इन्होंने जब मेरे ससुर गुजर गए तो उनको 5 महीने हुए थे, और इन्होंने यही चीज़ें शुरू कर दी। इसके बाद फिर से लड़ाई कर दी, और मेरी फैमिली, जब इन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया तो इन्होंने अपने गांव से सबको बुला लिया, और पास के ही गांव में इसकी बुआ थी, इसकी बहनें थी, वो सब आ गई, और वो सब मेरे साथ झगड़ा करने लगे। मैंने फिर गुस्से में फ़ोन उनका छीना और मैं बाथरूम में बंद हो गई। उस टाइम पे मेरा बेटा भी मुझे नहीं पता कहाँ था कहाँ नहीं, और मैं बाथरूम में बंद हो गई। और तब मैंने अपने घर फ़ोन किया, तब मेरे घर वाले आए और बहुत झगड़ा हुआ। अब उस झगड़ेबाजी में मैं वहाँ से आ गई अपने भाई के साथ। हालांकि कह सकते हो कि निकाल दी गई, उन्होंने निकाल ही दिया था हमें, तो मैं भी गुस्से में आ गई और मैं अपने भाई के साथ अपने घर आ गई। मेरे फादर भी आए थे उस टाइम पे, और मैं घर आने के मैं 2018 में आई थी, जुलाई में। जी, तो जैसे मैम आपने बताया कि आपके जीवन में बचपन से ही कई संघर्ष रहे, और एजुकेशन के बाद जो आपकी गृहस्थ जो जीवन आपका था वो सबसे ही संघर्ष भरा था। तो इन सब संघर्षों के बाद ध्यान आपके जीवन में कैसे आया? ध्यान किस तरीके से आपको प्राप्त कैसे हुआ ध्यान? जब मैं अपने घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में थी। इवन ये बता सकती हूँ कि मैं हर टाइम रोती रहती थी। बहुत चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ गुजर रही थी। तो किसी ने मुझे बोला कि योगा का कोर्स करो, तो मैं DU आई, और DU में गांधी भवन में मैंने योगा का छोटा सा कोर्स किया 3 महीने का। वहीं मेरी मुलाकात हुई दीप्ति मैम से, और दीप्ति मैम मेरे साथ योगा करती थी।
मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी मोहन्नत आत्मा है, और उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। जब मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में उनसे डिस्कस किया तो उनके थ्रू मैं थोड़ा ध्यान से जुड़ी। उनके इवनिंग में सेशन होते थे, मैं वो अटेंड करने लगी रात को, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा निकलने लगी अपने उस स्ट्रेस से। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ तो चीज़ है। मुझे नहीं पता था, उससे पहले मुझे नहीं पता था क्या ध्यान होता है। योगा के बारे में कुछ पता था क्योंकि रामदेव जी कराते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन का एम मुझे नहीं पता था क्या है। और जब दीप्ति मैम ने मुझे ये सब चीज़ें बताई और मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर पाई तो मुझे अच्छा लगा, और तब मैं ध्यान से जुड़ने लगी, और तभी से मैं कंटिन्यू ध्यान में हूँ। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है, और इस संघर्ष भरे जीवन से आप बाहर जब निकले, आप अपने घर वापस आए, तो आप दीप्ति मैम से मिले और उनसे आपने ध्यान को जाना। तो ध्यान ने आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदला है, बिल्कुल। आपके संघर्षों में, आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनसे आपको उबारा है। धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हमारे कार्यक्रम में और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने रेखा जी कैसे अपने संघर्षों से, कैसे अपने जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकली और कैसे उनका सामना किया, और ध्यान ने कैसे उनके जीवन को बदला। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम मिलेंगे अगले भाग में रेखा जी के ध्यान के और अनुभवों के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।